हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पूरी प्रोसेसिंग के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या होता है, कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इवन सारी इन्फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो सारी इसमें ऑलरेडी हम कवर कर लें, आपको समझा दें, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ना पूछना पड़े। फिर भी अगर कोई और क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये पहले यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कंडक्ट कराता था, लेकिन अब इसको किसके हाथ में दे दिया गया है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराती है। अब यहाँ ये जो एग्जाम है कि क्यों दिया जाता है, क्यों देना जरूरी है? तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो वहां पर आपको नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक तरह से एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ, अब आप किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए सर्टिफिकेट होता है, आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट बताता है, आपकी नॉलेज बताता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। अब इसमें एज लिमिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, हम 1 जून 2020 से बात करें, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो उसके लिए मिनिमम आपकी जो एज है वो 30 होनी चाहिए। 30 से मिनिमम का, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम आपकी 30 है। अगर 30 से ऊपर हैं तो आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी है। आप नेट इसके बाद दे सकते हैं 30 के बाद, लेकिन आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई सिर्फ आपको 30 तक करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आती है एज लिमिट रिलैक्सेशन की। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35। किसके लिए? हमारे लिए, जेआरएफ के लिए। अदर बैकवर्ड के लिए भी 5 ईयर है, वुमेन के लिए भी 5 ईयर इसमें ऐड किए गए हैं। पर्सन विद डिसएबिलिटीज जो हैं वो भी, उनके लिए 5 ईयर है। और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 35 ईयर तक वो यहाँ पर जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर वो 35 से ऊपर है तो सिर्फ उनको नेट का एग्जाम देना होगा, नेट क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पर अगर हम आए तो देखिए, कैंडिडेट्स हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि जो कैंडिडेट के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, यानी कि जिन्होंने रिसर्च पर अपना टाइम दिया है, उनके लिए मैक्सिमम 5 इयर्स को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, यानी कि अगेन 35 है उनके लिए। कैंडिडेट्स जो एलएम डिग्री के हैं, एलएम डिग्री कर रहे हैं, उनके लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है। और जो कैंडिडेट्स किसी आर्म फोर्स के अंदर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल बढ़ा दिए गए हैं। तो इन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, बाकी सबके लिए 30 है। और नेट के लिए बात करें तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेरी आती है कि यहाँ पर हमने बात करी थी जेआरएफ की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यहाँ पर हम बात करें तो जेआरएफ जो होता है वो हमारी हेल्प करता है जब हम किसी किसी भी स्कूल में हाई डिग्री लेते हैं या फिर हम पीएचडी करते हैं, तो वहां पर जेआरएफ हमारी हेल्प करता है, हमें स्कॉलरशिप मिलती है जिसके बेसिस पर हम अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह का कोई भी, अगर हम सिर्फ नेट क्वालिफाई करेंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें कोई अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की हमारी स्कॉलरशिप में नहीं मिलेगी, सिर्फ जेआरएफ में मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी रहता है कि जो जेआरएफ है इनका सिर्फ 2 साल होता है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है कि जो नेट है अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये ऑल टाइम वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ साल बाद वो वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा से नेट देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहले हम यहाँ देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी किस किस तरह से है। देखिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसको
पीजी फाइनल रिजल्ट अपना, या फिर वो वहाँ पे अपीयर हो चुका है, वहाँ पर उसे 55 एग्रीगेट लाना होगा अपनी मास्टर डिग्री में, या फिर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट जो भी उसके पास क्वालिफिकेशन है वहाँ पर उसके पास 55% होना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे सकता है ये वाला। यहाँ पर वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं जो अपीयर हो रहे हैं, अभी उनकी पीजी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनका पीजी जब उनके पास सर्टिफिकेट आए तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर, ठीक है, इस तरह का कहा जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर भी हैं, एमकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर मास्टर के फर्स्ट ईयर में भी हैं, तब भी आप अपना नेट एग्जाम दे सकते हैं। आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अपना पीजी कंप्लीट होना है तभी आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर बात करें एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर की, तो यहाँ पर इनके लिए जो परसेंटेज बताए गए हैं वो है 50%। इनको मास्टर डिग्री में सिर्फ 50% होंगे तब ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50 से कम है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं नेट एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस किस तरह की यहाँ पे इन्होंने अलग से कुछ कंडीशंस रखी हैं। देखिए, एज लिमिट की बात करें तो हमने ऊपर भी बात कर ली थी, कोई भी एज लिमिट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नहीं है। कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यहाँ पर प्रोफेसर के बनने के लिए अगर वो अपना नेट, स्लेट, सेट दे लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कैंडिडेट जो कि पीएचडी डिग्री में के साथ में है, यानी कि पीएचडी डिग्री भी जिनके हाथ में है, वो एग्जेम्प्टेड हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी नेट, सेट, क्लेट की स्लेट सेट की है। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर इनको क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। इनको पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं, डिग्री जिनके पास है, उनको ये रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है कि उनकी नेट, स्लेट या सेट ये होनी चाहिए। कैंडिडेट दोज हैव क्लियर्ड स्टेट एलिजिबिलिटीज। अब यहाँ पर जो जिनके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया गया है, तो वहां पर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं प्रायर टू 1 Jan 2002, जिन्होंने इससे पहले किया है, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अपियरिंग इन नेट, वो भी एग्जेम्प्ट है नेट के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 June 2002 से पहले का उन्होंने कर रखा है सेट कोई भी, तो वहां पर वो कैंडिडेट के लिए यूजीसी ने ये कहा है कि वो नेट एग्जाम देने के लिए जरूरी नहीं है कि उनको नेट एग्जाम देना होगा तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, तो देखिए यहाँ पर 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज 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 ऑन 1 December 2020, यानी कि 2020 में भी ये चेंज किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको जो रिलैक्सेशन बताया था, जैसे कि गर्ल्स हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, या फिर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मैंने आपको रिलैक्सेशन बताया था वो वहाँ अप्लाई होगा। जैसे कि एलएम डिग्री है तो आपको 3 इयर्स हो गया, आर्म फोर्स में थे आप, सर्विस कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए 5 ईयर हो गया। तो इस तरह से 3 और 5 ईयर का रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ऑल्सो टू वुमेन कैंडिडेट, वही वाली बात कर रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में और बता दिया है जिससे कि आप भी पढ़ के यहाँ पर इजिली समझ पाए। कैंडिडेट विद रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रेलेवेंट रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि वही बात है जिन्होंने रिसर्च के ऊपर भी अपना टाइम दिया है उनके लिए भी 5 साल यहाँ पर क्या है, बढ़ा दिए गए हैं। वो 35 साल तक अपना जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कैंडिडेट्स हैविंग एलएम डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन, यानी कि एलएम डिग्री वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये था जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको डिटेल में भी बता दिया। अब ये यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब एक और प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, जब भी वो फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्म क्यों फिल कर रहे हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए, या फिर आप सिर्फ जेआरएफ के लिए फिल कर रहे हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और आप 30 के अंदर आते हैं, यानी कि 30 एज के अंदर आते हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जो भी हैं, अगर आप 30 के अंदर आते हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ बोथ पर
टिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स असिस्टेंट सिर्फ फिल करते हैं लेकिन उनकी हाईएस्ट इतनी चली जाती है वहां पर उनके मार्क्स कि वो जेआरएफ भी क्लियर कर सकते थे वहां पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने असिस्टेंट वहां पे फिल किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसलिए वहां पर सिर्फ उनके, अगर वो जब भी उनका रिजल्ट आता है तो वहां पे उनके रिजल्ट पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड इस तरह से लिखा हुआ आता है, जेआरएफ नहीं आता। इसलिए आप कोशिश करा करो कि जब भी आप फिल करें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में जेआरएफ भी फिल करें। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तब तो आप असिस्टेंट सिर्फ फिल ही करोगे, फिर तो आप जेआरएफ फिल नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों पे आप टिक करो, जिससे कि अगर आपकी परसेंटेज हाई जाती है तो आप दोनों को क्लियर कर पाओ। लेकिन अगर बाई चांस आपने दोनों वहां पे फिल करे हैं लेकिन आपकी परसेंटेज इतनी हाई नहीं गई, सिर्फ आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जितनी परसेंटेज थी सिर्फ उसको क्वालिफाई किया, जेआरएफ को क्वालिफाई नहीं किया, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डिग्री पर सिर्फ ये लिखा आ जाएगा कि आपने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो, जेआरएफ के लिए नहीं हो। ठीक है। तो आप कोई चीज जब एक्स्ट्रा फिल करेंगे तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप कोई चीज कम फिल करेंगे तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। और वहां पर ये भी चीज है, कुछ चीजें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि आपकी एज हो चुकी है तब आप नहीं फिल कर सकते, फिर तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही फिल करना पड़ेगा। या फिर आपका ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप सिर्फ जेआरएफ के लिए करना चाह रहे हो तब भी आप फिल कर सकते हो जेआरएफ के लिए सिर्फ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोशिश करो कि आप दोनों के लिए फिल करो, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर आप 30, और अगर लड़कियां हैं तो वो 35 के अंदर आ रही हैं तो वो यही फिल करें। ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हैं। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे फीस की बता दूं तो देखिए, फीस हमेशा चेंज होती रहती है। पहले इसकी फीस हुआ करती थी 600, 1000। एक बार इसकी फीस हुई थी 1500 रुपए, जो कि बहुत हाई थी जर्नल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है, इसकी फीस 1500 रुपए है, और बाकी जो SC ST और ओबीसी हैं उनकी फीस कम है, सिर्फ जर्नल वालों को इतनी फीस है, तो वहां पर इसकी फीस कम कर दी गई, जो कि अब है 1000 रुपए। ठीक है, जर्नल वालों के लिए। और जो SC ST OBC होते हैं उनकी और कम होती है, जैसे कि 600 हो गई या फिर 450 हो गई। तो वो आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको तभी पता चल जाएगा कि कितनी फीस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हैं कि आप नेट एग्जाम किस तरह से दे सकते हैं, और क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, और कितनी क्वालिफिकेशन इसके लिए जरूरी है, कितनी एज लिमिट है इसके अंदर। आई थिंक अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एग्जाम दोगे। हाँ, एक और पॉइंट याद आया कि जब भी इसमें एक ये पॉइंट है कि जब भी आप अपना जेआरएफ सर्टिफिकेट रिसीव करोगे, यानी कि आपने एग्जाम दे दिया, आप क्वालिफाई हो गए और आपको जेआरएफ सर्टिफिकेट मिल गया, तो जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलने से 5 साल के अंदर, यानी कि सर्टिफिकेट रिसीव होने से फर्दर 5 ईयर के अंदर आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए, नहीं तो वो आपका जेआरएफ क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। वहां पर फिर आपको जेआरएफ का जो बेनिफिट मिलना था, जो स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो आपको नहीं मिलेगी। ये कंडीशन है सिर्फ यहाँ पर। लेकिन वैसे आप वहां पे क्वालिफाई ही कहलाए जाओगे, ऐसा नहीं है कि आपका 2 साल या 5 साल बाद आपका जो जेआरएफ आपने किया था वो बेकार हो गया, आप जेआरएफ नहीं हो। जेआरएफ आप तभी कहलाए जाओगे, बस ये है कि आपको जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो आप रियल में अगर आप सिर्फ जॉब के पर्पज से कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर फर्दर स्टडी के लिए, जैसे कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, इस पर्पज से कर रहे हो, तो आप अपना, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट रिसीव होता है या पहले से ही आप किसी डिग्री कॉलेज में जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं वहां पर आप एनरोल करा सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप उसका बेनिफिट वहां भी ले पाए। ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारी क्वेरी यहाँ पे क्लियर है। कोई और भी क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप बेझिझक यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।